हेलो एंड वेलकम टू दी वाईजी लर्निंग। पिछली क्लासों में हमने देख लिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बेसिक डिटेल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो एक्ट है 2023 उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो क्लास है वो रिवीजन होने वाली है। जो पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था उसी चीज़ के बारे में हम रिवाइज करने वाले हैं। जो लास्ट पोर्शन थोड़ा सा बचा हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में वो डिस्कस करेंगे। जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वोटिंग मशीन है उसका मैक्सिमम इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दी गई है, तो वहीं से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं पुराना मटेरियल्स जो भी पढ़ा था अपन ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में शॉर्ट रिकेप में बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, आर्टिकल 324 से 329 तक सबसे पहले सारणी बनाते हैं अपन। 324 से लेके 329, तो जो 324 आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, इसके कितने क्लॉज है? इसके 6 क्लॉज है। 324 क्लॉज 1, 324 क्लॉज 1 क्या कहता है? देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देयर शैल बी एन ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब 324 क्लॉज 1 ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होने की बात तो कर दी, साथ ही इसका जो मैंडेट है वो भी इसी के अंदर बताया गया है आर्टिकल 324 क्लॉज 1 के अंदर। क्या मैंडेट है इसका? किस किस का चुनाव करवाना है? वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो बेसिकली आर्टिकल 324 क्लोज 1 का सिर्फ दो ही काम है। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, साथ में इसका मैंडेट क्या क्या है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ये इलेक्शन करवाएगा। ठीक है, क्या क्या करवाएगा? इलेक्शन करवाने का काम है। किस किस का इलेक्शन करवाएगा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज। और एक साथ साथ में इसका क्या है? सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस। आर्टिकल 324 क्लोज 1 क्या कहता है? देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होने के साथ साथ ये क्या करेगा? उनका सुपरिंटेंडेंस, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, देख लेना हिंदी का तुम्हारा। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, तीन काम हो गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 क्लोज 1 के तहत। एंड आर्टिकल 324 क्लोज 1 एक चीज़ और कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन किन बॉडीज़ का इलेक्शन करवाएगा। तो सबसे पहले किन किन बॉडीज़ का इलेक्शन करवाएगा? पार्लियामेंट, बार बार तुम्हें बताना पड़ता है तब जाके याद रहेगा। सबसे पहले तो पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के बाद में सबसे हाईएस्ट ऑफिस ऑफिस किसका है? प्रेसिडेंट का, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट के बाद में देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि अपने VP। एंड उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। जितने भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उन सब का इलेक्शन कराने का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 क्लोज 1 में क्लियरली लिखा गया है। आगे बात समझ में। इसके बाद 324 क्लोज 2 किसके बारे में बात करता है? 324 क्लोज 2 बात करता है कि देयर शैल बी एन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। मतलब कि एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और अन्य चुनाव आयुक्त होंगे जिनकी संख्या फिक्स की जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कब किया जाएगी? जब इस विषय पर पार्लियामेंट कानून बनाएगी और कानून बनाने के बाद में राष्ट्रपति तय करेगा कि कितने चुनाव आयुक्त होंगे। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? कि जो दो इलेक्शन कमिश्नर है, जो दो चुनाव आयुक्त है, उनका मेंशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना ही भारत के संविधान में है, ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एक्ट 2023 के अंदर है।
यानी कि किसी भी एक्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव आयुक्त की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, ना ही एक्ट में लिखा गया। कौन डिसाइड करेगा इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रपति ही डिसाइड करेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे। और इस जैसे 324 से लेके 329 आर्टिकल्स समाप्त करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में मैं खुद क्वेश्चन बना के लाया हूँ, मैंने खुद सेट किए हैं, तो देखते हैं अच्छे क्वेश्चन हैं इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर तुमने पहली क्लास से लेके चौथी क्लास दोनों ही अटेंड करी है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस क्वेश्चंस विद योर लेफ्ट हैंड। ओके, so basically we are discussing the constitutional provisions, right? And we have discussed 324 clause 1 and 324 clause 2. These two articles we already discussed. ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। 324 क्लोज 1 क्या करेगा? सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल करेगा। ठीक है, किस किस का? पार्लियामेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का। और जो आर्टिकल 324 क्लोज 1 है, आर्टिकल 324 क्लोज 1, आर्टिकल 324 क्लोज 1 का क्या काम है? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि कब कब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करवाएगा। ठीक है, आर्टिकल 324 क्लोज 1 क्लियरली लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नोट्स के रूप में। ठीक है, पहला हो गया सुपरिंटेंडेंट्स। सुपरिंटेंडेंट्स सुपरिंटेंडेंट्स का मतलब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, हिंदी में अधीक्षण कुछ ऐसे बोलते हैं। एंड उसके बाद में डायरेक्शन, बेसिकली इन हिंदी निर्देशन, कंट्रोल, नियंत्रण। हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? ओके, ठीक लेता हूँ। अधीक्षण और निर्देश और नियंत्रण, ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 क्लोज में दे रखा है। साथ में एक चीज और दे रखी है कि भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो होगा जो करेगा सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल, उसके साथ साथ वो क्या करने का काम करेगा? किस किस के चुनाव करवाएगा? ये भी 324 क्लोज 1 में दे रखा है। वो चुनाव करवाएगा पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। 324 आर्टिक 324 क्लोज 1 बेसिकली यही है। बस इतना सा याद रखना आपको, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना। बाकी सारे क्वेश्चन आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे बेसिकली, which are required for the UPSC Civil Services Prelims exams and RPSC RS Prelims or PSI. Definitely RPSC is going to brutal nowadays. Okay, ठीक है। आर्टिकल 324 क्लोज 2 ये क्लियरली कहता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। देयर शैल बी ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त। तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है पता तुम लोगों को? मिस्टर ज्ञानेश कुमार। ओके, एंड अदर या अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स चुनाव आयुक्त होंगे। बस आर्टिकल 324 क्लोज 2 बस यही कहता है कि एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, दो नहीं। मैंने पहले डिस्कस किया था इस बारे में कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में 324 क्लोज 1 क्लोज 2 क्लोज 3 में कोई भी संख्या अन्य चुनाव आयुक्त की निर्धारित नहीं की गई है। प्लस जो 2023 के एक्ट है उसमें भी संख्या निर्धारित नहीं की गई है, यह सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, एंड नाउ वी विल मूव आर्टिकल 324 क्लोज 3। अब भैया मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, लेकिन सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि मुख्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग का चेयरपर्सन कौन है, तो आपका दिमाग तो ऐसे खत्म हो जाएगा। एंड ऑप्शंस में वही हो, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऐसे नाम दे रखे हों, तो यू विल गेट कंफ्यूज डेफिनेटली इन दिस क्वेश्चन। सो चेयरमैन कौन होता है मुख्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, वही उसका चेयरमैन भी होगा। ठीक है, चेयरपर्सन भी होगा।
मतलब कि आर्टिकल 324 क्लोज 3 क्या कहता है, सीईसी एक्ट एज चेयरपर्सन, किसकी तरह कार्य करता है, चेयरपर्सन की तरह। किसका चेयरपर्सन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन कौन होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त ही चेयरपर्सन होगा, ठीक है। आर्टिकल 324 क्लोज 3 एंड नाउ वी विल मूव ऑन एंड 324 क्लोज 4। 324 क्लोज 4 सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात करता है, रीजनल कमिश्नर्स, मतलब कि क्षेत्रीय आयुक्त। क्षेत्रीय आयुक्त रीजनल कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये करेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट कब करेगा ये चीज, जब वो कंसल्ट कर लेगा इस चीज को इलेक्शन कमिश्नर्स के, मतलब कि चुनाव आयोग के परामर्श के बाद प्रेसिडेंट रीजनल कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करेगा आर्टिकल 324 क्लोज 4 के अनुसार, ठीक है। एंड उसके बाद आर्टिकल 324 क्लोज 5, आर्टिकल 324 क्लोज 5 किसके बारे में बात करता है, बेस रिमूवल प्रोसेस कि चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को किस तरह से हटाया जाएगा, ये इस प्रोसेस के बारे में संविधान के आर्टिकल 324 क्लोज 5 के अंदर ही दिया गया है। तो बेसिकली मोटा मोटी हम देख लेते हैं, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो सीईसी को किस तरह से हटाया जाएगा, हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज, दोनों के सेम मैनर एंड ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल दोनों ही सेम है। तो मतलब कि जो सीईसी का ग्राउंड होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होगा, और जो मैनर होगा तरीका हटाने का वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही होने वाला है। लेकिन इसमें साथ में एक चीज और दे रखी है यहाँ पे, जो इलेक्शन कमिश्नर से चुनाव आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्त रीजनल कमिश्नर्स, उनको सिर्फ और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की रिकमेंडेशन, हिंदी में संस्तुति के आधार पर ही हटाया जा सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब कि इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर को सिर्फ और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की रिकमेंडेशन के आधार पर ही हटाया जा सकेगा। रीजनल कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाने की कोई भी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। इनको केवल और केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की रिकमेंडेशन के आधार पर ही हटाया जा सकता है। एंड वी हैव discussed it in previous topics, which is the analytical perspective of the election commission of India. Okay, and now 324 क्लोज 6, क्यों हिंदी मीडियम वालों समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हाँ मैसेज करके बताओ यार। ठीक है, ओके ओके। जो आर्टिकल 324 क्लोज 6 है, आर्टिकल 324 क्लोज 6 किसके बारे में बात करता है, स्टाफ। कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो सिंपल सी बात है, उसको स्टाफ की तो आवश्यकता होती है। इतने बड़े बड़े इलेक्शन कमिश्नर ऑफ के इतने बड़े बड़े इलेक्शंस करवाता है, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हो या पार्लियामेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को या प्रेसिडेंट के हो या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के हों, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टाफिंग के बारे में तो बात करना पड़ेगा। तो जो आर्टिकल 324 क्लोज 6 है वो स्टाफ के बारे में बात करता है। किसके स्टाफ के बारे में बात करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई अपना स्टाफ तो होता नहीं पर्टिकुलरली, जो क्या कहते हैं जो चुनाव करवाए। तो क्या करता है आर्टिकल 324 क्लोज 6 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करेगा, किससे करेगा रिक्वेस्ट, या तो प्रेसिडेंट से करेगा या गवर्नर से करेगा। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करेगा उनसे कि भाई हमें स्टाफ प्रोवाइड करवा दो, तब प्रेसिडेंट एंड गवर्नर उन्हें स्टाफ प्रोवाइड करवाएंगे। तो बेसिकली जब जब चुनाव होते हैं, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हों या फिर क्या कहते हैं जो पार्लियामेंटेरियन चुनाव हो, दोनों ही सिनेरियो में हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट्स कर्मचारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी पर भी लगे होते हैं उस टाइम पर। तो वो उस टाइम पे 324 क्लोज 6 आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करके स्टाफ की डिमांड करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको 324 क्लोज 6। नाउ वी विल डिस्कस 325। अब अपन ने भैया क्या क्या बात कर ली, अपन ने बात कर ली कि भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल। एंड इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस
किस किस के इलेक्शन करवाएगा सबसे पहले प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन पार्लियामेंट, देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आर्टिकल 324 क्लोज 1 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 324 क्लोज 2 में अपन ने क्या पढ़ा कि भैया देयर शैल बी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, मतलब कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और साथ में अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। ये 324 क्लोज 2 में है। और 324 क्लोज 3 में हमने क्या पढ़ा था कि जो चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त है वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन होगा, मतलब कि सी एक्ट एज ए चेयरपर्सन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस 324 क्लोज 4। 324 क्लोज 4 के अंदर क्या दिया गया है कि भैया जो रीजनल कमिश्नर्स होंगे उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। कब की जाएगी? जब इलेक्शन कमिश्नर्स मतलब कि चुनाव आयुक्त कंसल्ट परामर्श देंगे, मतलब कि प्रेसिडेंट चुनाव आयुक्त से परामर्श लेके ही रीजनल कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करेगा। 324 क्लोज 4। नाउ 324 क्लोज 5 में क्या गया है, रिमूवल प्रोसेस की किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त साथ में रीजनल कमिश्नर्स को हटाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त जो सीईसी है उसको किस तरह से हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह के ग्राउंड पे साथ में मैनर, और उसी की तरह से उनको हटाया जाएगा। जो कि किस तरह की प्रोसेस है, इम्पीचमेंट की तरह की प्रोसेस है, इम्पीचमेंट नहीं है, याद रखना। इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। साथ में आर्टिकल 324 क्लोज 6 किसके बारे में बात करता है, स्टाफिंग की, कि स्टाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कौन प्रोवाइड करेगा, कौन करेगा प्रोवाइड, अभी पढ़ाया था मैंने। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किससे रिक्वेस्ट करेगा, प्रेसिडेंट से करेगा या फिर गवर्नर करेगा, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर दोनों ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करने के बाद स्टाफ अवेलेबल करवाएगा। ये आपका 324 आर्टिकल है, पूरा कंप्लीट हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, भूलना मत, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स पूछने के आजकल आरपीएससी को आदत है, वो किस तरह से भी मिलान करवा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेसिकली बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40% लाना मुश्किल हो रहा। तो इस तरीके से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। उसके बाद में आर्टिकल 325, ठीक है। तो आर्टिकल 325 सिंपल है। आर्टिकल 325 बात करता है देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल। क्या होगा, इलेक्टोरल रोल। मैंने आप लोगों को बता दिया था पुरानी क्लास में कि भाई इलेक्टोरल रोल क्या होता है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सिर्फ एक ही इलेक्टोरल रोल होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्टोरल रोल होगा, हिंदुओं के लिए अलग से होगा, सिखों के लिए अलग से होगा, जैनों के लिए अलग से होगा, फिर कास्ट में भी अलग अलग होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोगों का सिर्फ एक इलेक्टोरल रोल होगा। ये आर्टिकल 325 में क्लियरली लिखा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका वायलेशन नहीं कर सकता, ठीक है। एंड साथ में इसमें क्या लिखा होगा यार कि भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी को भी नहीं निकाल सकता इलेक्टोरल रोल से। अभी आपने बिहार में एसआईआर देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को वहाँ के इलेक्टोरल रोल से निकाल दिया गया है। बट आर्टिकल 325 में क्लियरली डिफाइन किया गया है किन किन बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सक्लूड नहीं कर सकता सिटीजन्स को। फर्स्ट है रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नेवर डू एक्सक्लूजन ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। एंड सेकेंड कास्ट, दिस इज बेसिकली जाति। एंड थर्ड सेक्स। एंड सेक्स के बाद में एक और है, चार हैं इसके, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, रेस। These are the four grounds in which Election Commission of India cannot do exclusion of the citizens from the electoral rolls. Okay? कि ये चार ग्राउंड है, इन चार ग्राउंड के ऊपर तो भारतीय चुनाव आयोग किसी भी हालत में किसी को भी इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं निकाल सकता। वो है धर्म, जाति, नस्ल एंड लिंग। इनके आधार पर किसी को भी नहीं निकाल सकता। ऐसे नहीं कह सकते कि भाई एलजीबीटी हो तो उसको बाहर निकाल दो, उसको वोट देने का अधिकार नहीं। उसको भी वोट देने का अधिकार है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको बाहर नहीं कर सकता इन चार ग्राउंड्स के आधार पर, ठीक है। ये ध्यान रखना। आर्टिकल 325 एक ही इलेक्टोरल रोल होगा सब लोगों के लिए पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो अलग अलग इलेक्टोरल रोल होते ही हैं। जैसे मान लेते हैं जयपुर में सांगानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो सांगानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी के में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक ही इलेक्टोरल रोल होगा। और ये किस में लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 325 में क्लियरली लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
और किन बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी को भी इस इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं निकाल सकता, वो ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? रिलीजन, धर्म, रेस्ट, रेस, नस्ल, कास्ट, जाति, सेक्स, लिंग, इन 4 आधारों पर बाहर नहीं निकाल सकता। ऑल दो, यद्यपि अन्य कोई रीजन हो सकते हैं, अन्य कोई ग्राउंड्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी सिटीजन को इलेक्टोरल रोल से बाहर निकाल सकता है, बट इन 4 ग्राउंड्स पर तो नहीं निकालेगा। एक क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 बेसिकली बात करता है कि जो वोट देने वाले लोग हैं उनकी एज कितनी होगी। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्राज, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्राज का मतलब ये है पर्टिकुलर एज वाले लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार होगा। तो कितनी एज है? 18 ईयर्स। ये भी आर्टिकल 326 में लिखी हुई है क्लियरली। एंड आर्टिकल 326 में एक और चीज लिखी हुई है। आर्टिकल 325 में हमने क्या पढ़ा था? इन 4 ग्राउंड्स के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी व्यक्ति को इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन 326 में है 4 ग्राउंड्स दे रखे हैं जिनके आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का चुनाव आयोग लोगों को, नागरिकों को इलेक्टोरल रोल से बाहर निकाल सकता है। फर्स्ट है अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, नॉन रेजिडेंस, अनसाउंड माइंड, नॉन रेजिडेंस एंड क्राइम, अगर उसने किसी तरह का क्राइम किया है। 4 इलीगल प्रैक्टिस, इलीगल प्रैक्टिस। प्रीतेश बोल रहा है कि सर क्या कहते हैं, जो अगर सिटीजन क्राइम करते हैं तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, क्राइम लिख रखा है यहाँ पे। और अगर क्या कहते हैं जो क्राइम उन्होंने नेताओं ने कर दिया तो वो तो चुनाव भी लड़ लेता है। तो यहाँ पे क्राइम का मतलब ये नहीं कि क्राइम करना है, तो इसमें कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट होना चाहिए। अगर कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है, अभी साबित ही नहीं हुआ कि इसने क्राइम किया नहीं किया, तो ये क्लोज लागू नहीं होगा। अगर साबित हो गया तो लागू हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन 27 327 आर्टिकल 327। आर्टिकल 327 किसके बारे में बात करता है? बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, पार्लियामेंट को पावर देता है कानून बनाने के लिए। किसके ऊपर? डिलिमिटेशन के ऊपर और इलेक्टोरल्स के ऊपर, और कुछ भी चीज़ ऐसी रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर कानून बनाना जरूरी है तो पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बनाएगी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रख लेना, ठीक है। और आर्टिकल 328 क्या करता है? आर्टिकल 328 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को पावर देता है, सेम चीज़ के लिए जिसमें 327 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है। किन किन के लिए? डिलिमिटेशन एंड इलेक्टोरल्स। और इन केस पार्लियामेंट का लॉ अवेलेबल नहीं है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास पावर आ जाएगी आर्टिकल 328 के तहत कानून बनाने की। बस यही चीज़ है। एंड नाउ 329, इसके अंदर कोर्ट्स को बार किया गया है। कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चंस ऑन द डिलिमिटेशन प्रोसेस, कि इसको कोर्ट्स के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। एंड एक और चीज़ लिखी गई है, इलेक्शन केवल इलेक्शन पिटीशन के थ्रू ही चैलेंज किया जा सकता है। किसके थ्रू? इलेक्शन पिटीशन के थ्रू ही इलेक्शंस को चैलेंज किया जा सकता है, अदरवाइज इलेक्शंस को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया 324 से लेके 329। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं सिंपल तरीके से ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो जाए और आप उसको अच्छे से यूज कर सको, ठीक है। तो बनाते हैं, एक सारणी बनाने की ट्राई करते हैं। पहले तो ट्राई की थी लेकिन बनी नहीं थी, इस बार बन जाएगी, ठीक है। कितने आर्टिकल्स पढ़े थे अपन ने? 7-8 तो पढ़े हुए हैं। 324 से 5 तो हो गए, 6 उसके हो गए, 10 के आसपास है, ठीक है। हो जाएगा इस बार, देखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे आर्टिकल्स और उसके बारे में जो डिटेल्स दी गई है, ठीक है वो। तो पहले तो करते हैं 324 क्लोज 1। इसके अंदर क्या क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का चुनाव करवाएगा, वाइस प्रेसिडेंट का करवाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का करवाएगा, एंड
पार्लियामेंट का करवाएगा, ठीक है। और क्या क्या पावर इसके पास, सुपरिंटेंडेंस की है, एंड उसके बाद में है डायरेक्शन एंड कंट्रोल। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखने की कोशिश करना, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है सही सीक्वेंस क्या है इसका, उल्टे से उल्टे कर देगा और ऑप्शन दे देगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम। और आर्टिकल्स 300 क्लोज टू क्या कहता है, सीईसी एंड अदर ईसीज, एंड क्लोज 3 कहता है सीईसी ही चेयरपर्सन होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। क्लोज 4 क्या होगा, सीईसी को किसकी तरह हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, ईसी को किसका रिकमेंडेशन पर ही हटा दिया जाएगा, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन, सीईसी, ठीक है। पांचवा किस चीज़ के बारे में बात करता है भैया, अभी बताया था, भूलना नहीं है। पांचवा बात करता है, नहीं, पांचवा रिमूवल प्रोसेस के बारे में बात करता है। चौथा है रीजनल कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। छठा है स्टाफिंग, अच्छे से पढ़ाया था मैंने। और 325 है वन इलेक्टोरल रोल, वन इलेक्टोरल रोल, ठीक है। क्या होगा, केवल एक ही इलेक्टोरल रोल होगा सभी लोगों का, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोगों का। एंड 326 में वी विल डिस्कस अबाउट दी 18 ईयर्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। 327, 328 में, 327 में पार्लियामेंट को पावर दे दी थी, 328 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को दे दी थी, 329 में बार लगा दी थी किसके ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर, दे कैन नॉट इंक्वायर इनटू दी डिलिमिटेशंस, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अब तक, ठीक है। अब कुछ चीज़ें रह रही है जिनको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डिस्कस क्यों करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली आजकल क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ पे अबाउट अस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी होगी, वहाँ से कुछ क्वेश्चन बना देगा। ऐसे ही 2 क्वेश्चन बने थे ईपीएफओ एग्जाम जो भी जस्ट कंडक्ट करवाई थी यूपीएससी ने, कहाँ से बनाए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। वहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे दिया था, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये गलत कथन है, क्योंकि हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रार जनरल होता है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से है, क्योंकि उसके बाद से ही मैं खुद वेबसाइट पे जाके अबाउट अस सेक्शन में 5 मिनट लगती है, वहाँ से जाके कुछ नॉलेज निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने बेसिकली पहले ही निकाल लिया था, तो ऐसा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो एक बार जाके पढ़ लेना। कहाँ पे जाके पढ़ना है, एफ के सेक्शंस में जाके, एफ के सेक्शन में जैसे ही जाओगे आप, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ दे रखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, कि दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हाउ इट फंक्शंस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो हम बेसिकली एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ईवीएम, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। पोजीशन पार्टी बार बार एक्यूजेशंस लगाती है कि भाई वोट चोरी हो गई है या फिर ईवीएम हैक हो गया, ठीक है। तो ऑल ईवीएम एफएक्यूज पे जाना, और इन सबको एक बार जनरल क्वेरीज इंट्रोडक्टरी है उनको पढ़ लेना, क्योंकि व्हाट इज एन ईवीएम। अब देखो यहाँ पे वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है कि द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम इज आल्सो टर्म्ड एज ईसीआई ईवीएम। कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको इंडिया के अंदर किस तरह से बोला जाएगा, ईसीआई ईवीएम। तो स्टेटमेंट बना के दे देगा कि भाई ईवीएम को ही ईसीआई ईवीएम बोला जाता है, सिंपल। तो ये चीज़ें जाके एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे एक और चीज़ दे रही, ईवीएम कंसिस्ट ऑफ बैलेट यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट एंड लेटर एडेड वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल।
मतलब कि 3 चीज होती है ईवीएम के अंदर। मतलब कि 3 चीजें होती हैं ईवीएम के अंदर। कौन कौन सी चीज होती है? एक तो ये हो गया बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड वीवीपैट, जो कि बाद में ऐड किया गया था पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के द्वारा, ठीक है। वो बाद में पढ़ लेंगे, बेसिकली अभी तो तुम्हें ये पढ़ लो। और अगर कुछ, ये बेसिकली मैं नहीं बताने वाला, आप लोगों को ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ना एक बार पढ़ लेना, 5 मिनट लगेगी, काम काम की चीज़ें तो मैं खुद ही बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद में एक चीज़ और होती है वीवीपैट। क्या होता है वीवीपैट? नाम तो सुना ही होगा सबने। तुम लोगों में से वोट देने कौन कौन जाता है बताओ, सच्ची सच्ची बताना, कौन टाइम निकाल के वोट देने जाता है? कौन है सच्चा नागरिक तुम लोगों में से, या फिर सारे ऐसे हैं? क्या बात है प्रीतेश, वोट देने जाता तू? मुझे तो नहीं लगता, तेरी शक्ल देख के तो वोट देने जाता होगा। क्या बात है, सही है। वोट देना चाहिए, वोट देने जाना चाहिए, यही दे सकती तुम्हारी, ठीक है। तो वीवीपैट अपन जैसे ही बटन दबाते हैं, जस्ट इमेजिन अपन ने किसी को भी वोट दिया, उसके बाद में एक स्लिप निकल के आती है, उसको बोलते हैं वीवीपैट। अब उस वीवीपैट के अंदर किस किस का नाम होता है, क्या क्या डिटेल्स होती है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ लें, तो उसका ज़रूरी है अपन लोगों को कि उस वीवीपैट स्लिप के अंदर किस किस किन किन लोगों की जानकारी होती है और कौन कौन सी जानकारी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है भैया, उसके अंदर होता है, क्या होता है, क्या होता है, कैंडिडेट। अपन ने जिसको वोट दिया उसका नाम होगा कैंडिडेट नेम, एंड उसके बाद में क्या होगा, सीरियल नंबर। कैंडिडेट के सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। कि सिंबल ऑफ पार्टी, मतलब कि पार्टी का चुनाव चिन्ह, या फिर अगर पार्टी से चुनाव नहीं लग रहा, कैंडिडेट अकेला लड़ रहा है, तो कैंडिडेट का खुद का चुनाव चिन्ह होगा, ठीक है, कैंडिडेट या पार्टी का चुनाव चिन्ह। सेशन नंबर, इनको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेना, क्या पता यूपीएससी का माथा टनक जाए और पूछ ले, तो फिर पूछ भी ले तो पूछ ले। और उसके बाद में होता है वीवीपैट आईडी, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ वीवीपैट के अंदर डिस्क्राइब्ड की हुई होती है, अच्छे से याद रखना। फर्स्ट है कैंडिडेट सीरियल नंबर, सेकंड है कैंडिडेट नेम, थर्ड है सिंबल ऑफ पार्टी और कैंडिडेट, फोर्थ है सेशन आईडी, फिफ्थ है वीवीपैट आईडी। ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना अच्छे से। एमसीक्यूज में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सो बेसिकली टिल नाउ अपन ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ चुके हैं अपन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का विजन क्या है, मिशन क्या है, और उसके बाद में बेसिक डिटेल्स, सीईसी को कैसे नियुक्त किया जाता है, आर्टिकल 2023 के एक्ट के बारे में, सिलेक्शन कमेटी के बारे में, जो कि सेक्शन 6 में है, एक्ट 2023 में, फिर सेक्शन 7 में तो सिलेक्शन कमेटी है, सेक्शन 6 में है सर्च कमेटी। इन सब के बारे में, टर्म्स के बारे में पढ़ लिया, एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ लिया, रिमूवल प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया। इनको पढ़ने के बाद में हमने क्रिटिसिज्म देख ली, एक्ट की क्रिटिसिज्म देखने के बाद में एनालिसिस पर्सपेक्टिव देख लिया। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजंस के अनुसार अपन ने पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ लिया। तो ऑलमोस्ट आपका पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी इसमें नहीं रहा। अगर कुछ न्यूज में होगा तो ऑब्वियसली वी विल शेयर यू अबाउट द न्यू अपडेट्स, ओके। सो बेसिकली अब अपन क्या करेंगे, मैंने कुछ 10 या 15 क्वेश्चन बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, और उनको केवल वही सॉल्यूशन सोल्व कर सकता है जिसने मेरी प्रीवियस 4 क्लासेस देखी हैं, तब जाकर ही सोल्व होंगे। अगर नहीं तो तुम कोई सी किताब उठा लो, पढ़ लो, पढ़ते रह जाओ, तुमसे वो 10 क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। उन 10 क्वेश्चनों को केवल वही सोल्व कर सकता है जिन्होंने 4 क्लास अच्छे से देखी है, अच्छे से पढ़ा है, और उसको एक एक चीज़ याद है, उसके बाद में ही सोल्व करने की ट्राई करना उसको, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस, वेलकम बैक गाइस, ब्रेक के बाद शुरू करते हैं वापस अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक मिनट, वापस शुरू करते हैं अपना जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर हमने बनाए थे क्वेश्चन 10 या 15। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपन ने इतना डिटेल में पढ़ा जितना कोई भी कहीं से भी कोई सी भी कोचिंग हो नहीं पढ़ सकता।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आने वाले क्वेश्चंस को तुम किसी भी तरीके से नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम्हें सब कुछ याद है जो मैंने बताया है तो तुम किसी भी तरीके से सारे क्वेश्चन टैकल कर लोगे, ठीक है। हालांकि अपन ने आरपीए 1950 1951 नहीं पढ़ा, उनको अब बाद में पढ़ेंगे, तो सिंपल सी बात है, उन चीज़ों के बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अपन ने क्या पढ़ा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर क्या क्या पढ़ा अपन ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर है एक तो एक्ट, कि भाई इनका चुनाव वगैरह, सिलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी, टर्म, सैलरी, रिमूवल प्रोसेस, सारी चीज़ें एक्ट के अंदर किस तरह से दी गई है, ये चीज़ें डिस्कस कर ली अपन ने साथ में, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन सा, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, उनको हमने डिटेल्स में पढ़ा है। उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझा है, याद है, तो तुम आराम से एग्जाम में भी कर पाओगे उनको, ठीक है। बेसिकली तुम्हें फिंगर टिप्स पर ही याद रखने पड़ेंगे सारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स है, जो कि वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीएससी भी आजकल मिलान वाले में पूछ लेती है, 3 चॉइस से लेके 3 चॉइस क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4, क्लोज 5, क्लोज 6 एंड 25, 26, 27, 28, 29, ये सारे आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। याद कर लेना, बार बार जैसे पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 10 या 15 क्वेश्चन है जो हमने अब तक जितना पढ़ा है उनको ऊपर बनाए हुए हैं, तो तुम लोग इसमें पार्टिसिपेट करना, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें सही लगता है वो लिखना, साथ में अपनी अपनी जो भी सिली मिस्टेक्स तुम करते हो उनको भी लिखना, ताकि आप इन रियल एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक्स नहीं कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने के बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, दूसरे के बाद में तीसरा करना है, यही प्रोसेस रहेगी। और उसके बाद में लास्ट में तुम लोग मेरे को बताओगे कि किसके कितने क्वेश्चन सही है ईमानदारी के साथ। जैसे ही तुम ईमानदारी के साथ बताने लग जाओगे किसके कितने क्वेश्चन सही है, तो तुम एकदम बिल्कुल सही तरीके से, मतलब तुम्हारी जो तैयारी एकदम ट्रैक पर आ जाएगी। और साथ में सिली मिस्टेक्स का जिक्र करना मत भूलना, क्योंकि वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ तुमको पहचाननी है, तो ठीक है। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, तो कोई दिक्कत लेने की बात ही नहीं है। तो पहले अपन हिंदी में इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में पढ़ लेंगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कीवर्ड क्या है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, की मतलब कि भारत का संविधान, ये तो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। देयर शैल बी ए चीफ इलेक्शन कमीशन, देयर शैल बी ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। समझ में आ गया स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट दो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall appoint the CEC and other ECs by warrant his hand and seal, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब हिंदी में भी दिखा देता हूँ मैं ये क्वेश्चंस, कि हिंदी में किस तरीके से, बेसिकली मेरा हिंदी में बताने का मकसद तुम लोगों को समझ में आ जाए, यही है, इतना ही है, इसलिए मैंने इनको हिंदी में बनाया, ठीक है। तो बेसिकली निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत के संविधान के अनुसार एक मुख्य चुनाव आयोग और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। दूसरा, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति करेंगे। समझ में आ गया, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ। एक मिनट पीछे मैं इंग्लिश मीडियम वालों को दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है। पढ़, इंग्लिश मीडियम वालों पढ़ लियो तुमने, ओके। हिंदी वाले देख लो, मैं तुमको मैं केवल 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, तब तक तुम क्या कहते हैं जो इसको सोल्व करो, ठीक है। करो फटाफट करो, अपने लेवल पर ही करो, आंसर लिखो सार होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे बताना किसके कितने क्वेश्चन सही है। बेसिकली मैं यहाँ पर टाइमर ढूंढ रहा हूँ, मुझे टाइमर नहीं मिल रहा, टाइमर मिल जाता तो अच्छा रहता।
कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, हो गए होंगे 30 सेकेंड। तो कर लिया तुम लोगों ने, तो ठीक है आंसर बताओ। प्रीतेश, प्रीतेश ने केवल करा है ए। ओके 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 ओके। क्या यार, इतनी 4 क्लासेस मैंने ली, उसके बाद में तुम क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन गलत कर रहे हो। एक बार ढंग से ट्राई करो। हाँ, एक बच्चे ने सही किया है अभी तक। ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ढंग से पढ़ना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारत के संविधान के अनुसार, देयर शैल बी ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, देयर शैल बी ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा? आर्टिकल 324 क्लोज 2। अब याद हो तो मैंने ये चीज़ तुम्हें अच्छे से बताई थी। आर्टिकल 324 क्लोज 2 में जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं 2 प्रेजेंटली, उनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है ही नहीं और एक्ट में भी नहीं है। तो यहाँ तो दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। तो बेसिकली ये गलत स्टेटमेंट है, तो गलत हो गया ना। तो इसीलिए मैंने एक एक चीज़ तुम्हें माइन्यूट डिटेल्स में पढ़ाई है, ताकि तुम ये चीज़ यहाँ पे पहचान सको क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में। और ऐसे क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी नहीं, आरपीएससी भी पूछने लग गई है। इसीलिए तो लोग बागों को 40% मार्क्स नहीं आते, जो पासिंग मार्क्स होते हैं, फिर वैकेंसी खाली चली जाती है। ठीक है, एंड जो दूसरा स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी कीवर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान के अनुसार। भारत के संविधान के अनुसार दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, उस चीज़ का जिक्र भारत के संविधान में होना चाहिए। अगर उस चीज़ का जिक्र भारत के संविधान में नहीं है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall appoint chief election commissioners and other election commissioners by warrant his hand and seal। अभी मैंने रिवीजन करवाया था आर्टिकल 324 से लेकर 329। तुमने कौन सा आर्टिकल में देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाय हिज वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील? कौन सा आर्टिकल में, मतलब कौन सा आर्टिकल के कौन से क्लॉज में, बताओ मेरे को। पढ़ा है कहीं? फिर गलत क्यों कर रहे हो इसको? कहाँ पे पढ़ा है फिर ये? सेक्शन 4 में। किसके सेक्शन 4 में? मुख्य निर्वाचन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो कानून था 2023 में सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद आया था, उसके सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, नन। इस क्वेश्चन में कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन, डी। और किन किन लोगों ने तुम में से डी टिक किया है इसमें? 2-3 लोगों का तो मैंने भी देखा, बाकी का पता नहीं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों का तो कल्याण होने वाला है। एक ने भी सही टिक नहीं मारा। तो समझ में आ गया हिंदी मीडियम वालों? ठीक है, 2 चुनाव आयुक्त का जिक्र कहाँ पे है? ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही एक्ट में। किसके द्वारा डिटरमाइंड होगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इसको मैं बार बार बोल रहा था तुम लोगों को, हर क्लास में बोला मैंने, लेकिन फिर भी तुमने गलत कर दिया। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर और मुहर द्वारा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, संविधान के अनुसार नहीं, एक्ट के अनुसार होता तो ये सही होता, क्योंकि ये सेक्शन 4 में है। आजकल इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा प्रितेश। अगर ऐसा नहीं पढ़ोगे तो कहाँ पार पड़ेगी अपनी। बार बार तुम जो स्पैम कर रहे हो कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक बार देखना, पता लग जाएगा तुम्हें। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, फिर बाद में बहाने नहीं चलेंगे जो भी क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। मतलब कि 2023 के एक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा था सर्च कमेटी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू प्रिपेयर अ पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट्स। अच्छे से पढ़ना है, ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, स्टेटमेंट टू द सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोक सभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड, द सैलरी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, पढ़ लिया। नाउ हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, ये लो हिंदी मीडियम। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त और कार्यालय अधिनियम 2023 के आधार पर भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर लो भाई, विचार कर लो। चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और इसका उद्देश्य 5 उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करना है। ठीक है, आगे समझ में। चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर होता है। ठीक है, करो फटाफट इसको, जल्दी से आंसर करो। ढंग से पढ़ के, ढंग से पढ़ के, ढंग से। ऐसे जल्दीबाजी में आंसर देने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ के दो। ठीक है, ओके। तो अब इसका आंसर निकालते हैं अपन। ठीक है, देख यहाँ ऊपर तो क्वेश्चन में क्या पूछा है तो समझ गया होगा, 2023 एक्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जो इसके अंदर है सर्च कमिटी, क्या है सर्च कमिटी, अरे यार क्या है सर्च कमिटी। ठीक है, सर्च कमिटी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। पहले तो ये बताओ, मैंने तुम्हें कभी पढ़ाया है कि सर्च कमेटी किसके द्वारा हेड की जाएगी? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मैंने तो ये पढ़ाया था, सर्च कमेटी लॉ मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाएगी एंड टू सेक्रेटरीज विल असिस्ट टू हिम। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। क्वेश्चन गलत नहीं हो बेटे, स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड सेकंड इज द सिलेक्शन कमेटी कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सही है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, करेक्ट है। लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहाँ से आ गया? एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए जिस जो नॉमिनेट होगा किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तीसरा स्टेटमेंट, द सैलरी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 3। किस किस का सही है ईमानदारी से बताना, किस किस ने बी लगाया इसमें। दिस विल बी करेक्ट आंसर। लास्ट में मेरे को बता देना किसके कितने सही हैं और कितने गलत हुए हैं, ताकि मुझे अंदाजा लग जाए कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। हिंदी मीडियम समझ में आ गया? वही दोनों स्टेटमेंट गलत, ऊपर वाले ये वाला सही है। ठीक है, ओनली भी केवल 3। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो सकता है मेरे माइक की बैटरी डेड होने वाली है। थर्ड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिमूवल एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली इन लाइक मैनर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सेकेंड, अदर इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट सोलली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिबार्स द रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन से फ्रॉम एनी अदर फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो हिंदी मीडियम, हाँ हाँ हिंदी मीडियम तो भूल ही गई इस बार। चुनाव आयुक्तों की बर्खास्तगी और सेवा शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चुनाव आयुक्त मुख्य को किस तरह हटाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अन्य चुनाव आयुक्तों और राष्ट्रपति द्वारा केवल संसद की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि अफसर हूँ। ठीक है। तीसरा, भारत का संविधान सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्त सरकार द्वारा किसी भी अन्य पद पर नियुक्त किए जाने से रोकता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये नहीं आया बता दो भी, और अच्छे से कर लो तो। ठीक है, ओके, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। या तो ये तुम लोगों का बिल्कुल सही होगा या फिर बिल्कुल
टोटली किसी का भी सही नहीं होगा, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। देख बात करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयोग ए हिंदी मीडियम, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयोग कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर, मैनर का मतलब तरीके से, और ग्राउंड्स एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, अब बात कर रहा है यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स की, कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ सोलली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। अबे प्रीतेश भाई मान जा, मैंने तुझे कब पढ़ा दिया कि पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के आधार पर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जाएगा? मैं चीख चीख के बोलता रहा। केवल केवल मुख्य निर्वाचन आयोग की संस्तुति, हिंदी में, हिंदी मीडियम है ना तेरा, संस्तुति मतलब कि रिकमेंडेशन के आधार पर ही हटाया जाएगा। तो पार्लियामेंट कहाँ से आएगा? तो गलत है बेटे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिबार्स द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। अभी जो मैंने रिवीजन करवाया था तुमको 324 से 329 के बीच में, उनमें से किसी भी आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई इलेक्शन कमिश्नर्स को आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट में अपॉइंटमेंट करने से रोका जाएगा? पढ़ाया नहीं? पढ़ाया ना? तो सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और आ गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान लिखा हुआ, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो कौन सा सही है? स्टेटमेंट वन। तो आंसर कौन सा होगा? ओनली वन। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन, अगर ये कह रहा हूँ ना मैंने 10 क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए हैं, अगर तुमने इन 10 क्वेश्चनों को कर दिया, फाड़ दोगे तुम, यू आर ऑन द टॉप इन द कंपटीशन। तुम्हारा आगे कोई कुछ भी नहीं है फिर, समझ लो। सब चुल्लू उल्लू है, सब ऐसा ही है, कितनी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहा हो कोई मैटर ही नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है ना? ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन अपना कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट्स एज क्वासी जुडिशियल पावर। कौन से फंक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जो क्वासी जुडिशियल पावर्स को दर्शाते हैं? प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वोट्स, याद हो तो मैंने पढ़ाई थी ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जुडिशियरी पावर्स, एडवाइजरी पावर्स, एडवाइजिंग टू द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, settling disputes related to granting recognition of political parties and allocating the election symbols, determining the model of code conduct to be observed by the parties, ठीक है, हिंदी मीडियम। भारत के चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य अर्धन्यायिक शक्ति के रूप में कार्य करता है? पहला, मतदाता सूची तैयार करना और मतदाताओं का पंजीकरण करना। दूसरा, संसद सदस्यों की योग्यता संबंधित मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव देना है तो चुनाव को विवादों का निपटारा करना। डी, पक्ष द्वारा पालन की जाने वाली आदर्श संहिता का निर्धारण करना। अगर जिसने भी ढंग से मेरी क्लासेस दी है ये उसके लिए बिल्कुल चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, वो तुरंत क्वेश्चन कर देकर, बहुत सारे लोग ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं इस क्वेश्चन का, तो ठीक है, इसका मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का, ठीक है, ओके। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं इसका अपन। देखो ये क्या है, प्रिपरेशन, ऐसा नहीं लग रहा ये एडमिन का काम है? कुछ ऐसा तो होता है। तो ये तो होगी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ठीक है, मतलब प्रशासनिक कार्य है। एडवाइजिंग, तो ये तो एडवाइजरी पावर होगी, क्लियर, आगे लिखा हुआ है एडवाइजिंग, दिक्कत लेने कहाँ आ रही है इसमें दिक्कत? अब यहाँ पे सेटलिंग डिस्प्यूट, एक बात बता, दो जनों को, तीन जनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, कहाँ सेटल होता है? कोर्ट में। तो वैसे ही क्वेश्चन ठीक हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, तो इसका आंसर होगा सी। और किन किन लोगों ने इसका आंसर सी लगाया? मैक्सिमम लोगों का सही है, इसमें कुछ ही लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन कभी भी सही नहीं हो, उनको भी देखते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, देख सीरियसली करोगे ना तुम तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यू कैन क्रैक इजीली द एग्जाम विच एवर यू वांट, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। सीरियसली तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आजकल क्या है ना, मार्केट में कुछ ज़्यादा ही चल रही है, 12th फेल बना दी, 12th फेल बनाने के बाद में एस्पिरेंट वेब सीरीज निकाल दी भाई साहब। वो शुरुआत कहाँ से होती है?
कि यूपीएससी वही निकाल सकता है, उसमें हो प्रिजर्वेशन, बड़े बड़े लंबे लंबे वर्ड। दूसरा होगा डेडिकेशन। अरे भाई उसको कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर का पहला सब तक याद नहीं है, परसिवरेंस कहाँ से लाएगा वो। मेन चीज़ है, एग्जाम निकालनी है, प्रिजर्वेशन डेडिकेशन भूल जाओ इन सबको। तुम्हारा काम है पढ़ो बेटे, और तुम्हें याद होनी चाहिए। जो तुमने आज एक पेज पढ़ा है, चाहे एक ही पेज पढ़ा हो, वो तुम्हें याद होना चाहिए, उसको तुम नहीं भूलना चाहिए कभी भी। बस यही है गवर्नमेंट जॉब निकालने का। परसिवरेंस, तुम रिसर्च कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, वहाँ जरूरत है परसिवरेंस की। तो वहाँ लेके आओ परसिवरेंस। तुम्हारे रिजल्ट नहीं बने, बार बार 20 बार फेल हो गए, तुम 100 बार फेल हो गए, तब जाके तुमसे बल्ब बना। परसिवरेंस की जरूरत तो वहाँ है। क्या है एग्जाम में परसिवरेंस, डेडिकेशन, पता नहीं क्या क्या इतने बड़े बड़े लगा के एकदम ग्लोरीफाई कर दिए एग्जाम को। ग्लोरीफाई करने के बाद में फिर मार्केट तुम्हें पता है कैसे चलता है। 12th फेल के बाद में तुमने देखा होगा कि किसका रेवेन्यू बढ़ा, किसका नहीं बढ़ा। बाकी तुम समझदार हो, देख लो। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। ओके, तो विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज फंक्शनड एज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंटिन्यूअसली सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1950। चलो एक क्वेश्चन बताओ, कौन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कितनी होती है? 26 जनवरी 1950। क्या बात है यार, तुम लोग को तो याद है, याद करने लगे, मतलब पढ़ने लगी तुम्हें। दूसरा स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद हो तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंगस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स द मैटर इज डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी। हिंदी मीडियम। भारत के चुनाव आयोग की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्शन कमीशन अपनी स्थापना 1950 बाद से लगातार एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। भारत के संविधान द्वारा चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव के बीच मतभेद होने की स्थिति में मामले का निर्णय बहुमत से किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? हिंदी मीडियम, आंसर करो तुरंत। मैं थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है? हिंदी में दे रहा हूँ भाई, हिंदी में दे रहा हूँ, दिक्कत मत ले तुम। देख, ईसीआई अपनी स्थापना के 1950 के बाद से लगातार एक बहुसदस्यीय मतलब कि मल्टी मेंबर बॉडी रहा है। यह स्टेटमेंट कह रहा है। तो मैंने जो हिस्टोरिकल टाइमलाइंस तुमको पढ़ाई थी कि भाई 1950 से 1989 तक ये सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी थी, फिर 1989 से बीच में कुछ समय के लिए मल्टी मेंबर बॉडी हुई है, फिर वापस सिंगल मेंबर बॉडी बन गई थी, फिर मल्टी मेंबर बॉडी है, और अभी तक मल्टी मेंबर बॉडी है। तो फिर ये स्टेटमेंट तो वैसे ही तुम्हारा गलत हो जाएगा कि शुरुआत से मल्टी मेंबर बॉडी शुरुआत से कब होगी? 1989 से तो हुई थी। ठीक है, भारत के संविधान द्वारा चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित की गई। अब चुनाव आयुक्त, मैंने क्या कहा था, चुनाव आयुक्तों की संख्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी निर्धारित नहीं है और एक्ट में भी नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा तुम्हारा। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त और या अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद होने की स्थिति में निर्णय बहुमत से किया जाएगा, मेजोरिटी का। यह तो बिल्कुल सही है क्योंकि एक्ट में लिखा गया है। अब यहाँ न तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रखा है, ना ही अकॉर्डिंग टू द एक्ट दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, रैंडम स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट ऐसे दे रखा है। तो ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका ओनली 3 आंसर हो जाएगा, केवल 3, जो बी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है तुमको, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या है। तुम सिंपल क्वेश्चन करवा लो बस तुमसे। तो वो जो वो सिंपल क्वेश्चन कौन पूछता है आजकल? कौन पूछेगा तुमसे, बताओ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट एंड रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स। मतलब कि इंडिपेंडेंस एंड रिमूवल, हटाने के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, द सीईसी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है? नहीं, लेकिन यार देखना भी तो रहा, ठीक है? मेरे पास थोड़ा टाइम कम है तो जल्दी से निपटाना पड़ेगा, ठीक है? स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट फिर आ गया, पार्लियामेंट नहीं है बेटे, सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा, द एक्सपेंसेस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू एंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनोमी। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहती है बेचारी, यही क्या करें। तो स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट ओनली वन, इसका आंसर होगा ओनली है। ठीक है, हिंदी मीडियम, इतनी दिक्कत मत लो। हिंदी मीडियम, ये लो तुम्हारा हिंदी। अब ऐसे करना, हिंदी मीडियम वाले वीडियो रोकना और देखना, ढंग से पढ़ना। विकल्पों को नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, बाकी तो फिर मैं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन था? 7वां क्वेश्चन। कंसिडर फॉलोइंग
with reference to the composition and decision making of the election commission of India, consider the following. The constitution of India fixes the number of election commissioners at 3. फिर से गलत हो गया है भाई, स्टेटमेंट बार बार 324 क्लोज टू आर्टिकल्स, क्योंकि मैंने तुम्हें बार बार बोला था उसके लिए उस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो तुम्हें उसको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। गलत हो गया है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंडर इलेक्शन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज वीटो पावर, किसी भी प्रकार की कोई वीटो पावर नहीं है, अभी पढ़ा अपन ने, मेजोरिटी से डिसीजन होगा, तो एक गलत स्टेटमेंट। द इलेक्शन कमीशन वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टिल 1989, तो सही हो गया। तो क्योंकि 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था और 1950 से लेकर 1989 तक केवल सिंगल मेंबर बॉडी था, तो स्टेटमेंट सही है, तो इसका होगा बी, ओनली 3। ठीक है। हिंदी मीडियम, ये रहा, पढ़ लो बच्चों, क्वेश्चन 7 पढ़ लेना, ये सही है ओनली, बाकी सारे गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू दी 324, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग किसकी तरह, आर्टिकल 324 क्लियरली लिखा हुआ है, हम देख लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब कि 324 आर्टिकल के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन किन का चुनाव करवाएगा, ये क्लियरली पूछ रहा है यहाँ पे। तो पार्लियामेंट में तुम्हें लिखा रखा है, स्टेट लेजिस्लेचर लिखा रखा है, पंचायत मैंने लिखा है नहीं है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट लिखा है 1 to 4, तो इसका आंसर आ जाएगा ये तो तुम सही सब सही कर दो, मुझे तुम पे विश्वास इतना। तो अगर ये भी तुमने गलत किया ना बेटे, हिंदी मीडियम, ठीक है, पढ़ लेना, यहाँ पे दे रखा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली ये है, ये है, ये नहीं है, ये है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द एक्ट 2023, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द सीईसी बाय अंडर हिज वारंट एंड सील, दिस इज द करेक्ट, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 4 में। ठीक है। सीसी एक्ट द चेयरमैन ऑफ द ईसीआई, अब अकॉर्डिंग टू द एक्ट इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे सीईसी एक्ट द चेयरमैन ऐसे लिखा हुआ डायरेक्टली, ना कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू द एक्ट भी नहीं लिखा हुआ, तो ये स्टेटमेंट हो गया सही। नंबर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं मेंशन कर रहा कहीं भी भैया, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, नहीं लिखा तो गलत स्टेटमेंट हो गया। 18 ईयर्स ऑफ एज फॉर वोटिंग इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है, आर्टिकल 326 में क्लियरली लिखा गया है 18 ईयर्स ऑफ एज। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए, 1 2 3, तो ओनली 3, इसका बी आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी, मतलब कि कितने स्टेटमेंट सही है, तो 3 स्टेटमेंट सही दे रखे हैं, तो 3 आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम देख लो भैया, हिंदी मीडियम तुम भी, ये रहा, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, तो ये बी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 विच विल बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ईसीआई ईवीएम, याद हो तो लास्ट में मैंने बताया था तुम्हें, ईवीएम कंसिस्ट ऑफ बैलेट यूनिट्स एंड कंट्रोल यूनिट्स ओनली, अब यहाँ पे लिख दिया ओनली। मैंने 3 चीज़ बताई थी तुम्हें कि ईवीएम 3 चीज़ कंसिस्ट करती है, कौन कौन सी, एक तो बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, एक वीवीपैट, भूल गए। ऑन वीवीपैट स्लिप्स ओनली कैंडिडेट्स नेम, सीरियल, सिंबल ऑफ पार्टी, सेशन नंबर, वीवीपैट आईडी, कितनी चीज़ें मेंशन थी, 5 चीज़ें। तो कैंडिडेट नाम हो गया, सीरियल हो गया, पार्टी सिंबल हो गया, सेशन आईडी हो गया, 5 चीज़ हो तो गई। तो ओनली 5 ही तो होती है, 6 थोड़ी होती है। यहाँ यहाँ इसमें से कुछ और छोड़ देता हूँ, ओनली तब होता तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही है इसमें, ओनली 1, इसको जाएगा बी आंसर। समझ में नहीं आए तो भाई कमेंट चैट सेक्शन मैंने तुम लोगों के लिए खोला हुआ है, जिससे तुम बार बार पूछ सकते हो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो। हिंदी मीडियम, ईसीआई ईवीएम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ईवीएम में केवल मतपत्र इकाई या नियंत्रण इकाई शामिल है, नहीं वीवीपैट भी है, ये 3 चीज होती हैं। अब यहाँ पे वीवीपैट स्लिप में केवल उम्मीदवार का नाम, क्रम संख्या, पार्टी का चिन्ह, सत्र संख्या, वीवीपैट आईडी अंकित, आईडी ही अंकित है। अब ये देखो यहाँ पे केवल लिखा हुआ है, ठीक है। वीवीपैट में मैंने जो जो लिखाया था, इनमें इस स्टेटमेंट में वो सब दे रखा है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं छूटा, फिर भी आगे ओनली लगा रखा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सारे दे रखे हैं उसने, सारे दे रखे हैं। ये पांच चीज क्या थी, उम्मीदवार का नाम, मैंने क्या किया था, मैंने 5 चीज़ लिखाई थी वीवीपैट में कि भाई क्या क्या मेंशनड है। पहला लिखा है तो उम्मीदवार का नाम है, उम्मीदवार सीरियल नंबर है,
पार्टी चिन्ह लिखा था, पार्टी चिन्ह है। सत्र संख्या लिखवाई थी, सत्र संख्या है। वीवीपैट आईडी लिखाई थी, वीवीपैट आईडी है। इसके अलावा मैंने कुछ और लिखा है नहीं। पांचों चीज़ लिखाई तो पांचों चीज़ ही लिखी हुई है उसमें। और आगे केवल और लग जाता है तुम लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर शॉर्ट ट्रिक चलती ना कि केवल होता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन होंगे और सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितने स्टेटमेंट सही है। ये नहीं पूछ रहा कौन सा कथन सही है, कितने स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है इसमें से। कौन सा है? केवल एक स्टेटमेंट सही है। अब तुम ये बताओ, अपन अभी 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन में से किसके सारे क्वेश्चन सही है? कौन है वो? नाम बताओ। विशाल। ये कह रहा भाई इसके सारे 10 में से 10 सही है। तो अपन मान लेते हैं कि इन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होगी। प्रितेश, 4 गलत। हाँ, इसके तो मेरे को पता था 4 गलत ही होने थे, क्योंकि पढ़ता वढ़ता है नहीं, वो सारा दिन स्पैम करता रहता है चैट को। पढ़ा कर बेटे, ये पढ़ा कर। 4 गलत। और इसने लिख रखी है सिली मिस्टेक्स, मतलब कि इसने नहीं किया रिवीजन। तो देखो, मैंने तुम सबको पढ़ाया, उसमें से एक के सारे 10 में 10 क्वेश्चन सही है, बाकियों के कुछ गलत हैं। तो 3 लोगों के और हाँ 10 में से 10, मतलब ठीक है, तुम लोग पढ़ रहे हो। तो अब जिसके 10 में 10 सही है उनको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, और जिनके साथ साथ सही नहीं हो पा रहे हैं उन लोगों को कम से कम 5 बार और रिवीजन करना। चाहे वो तो वीडियो देखो, चाहे जो नोट्स उनके पास वो नोट्स पढ़ो, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है उनका। तब जाकर ही तुम इन क्वेश्चनों को टैकल कर पाओगे। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर वापस तुम्हारे गलत होते रहेंगे, कन्फ्यूजन तुमको होती रहेगी कि कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, कौन सी कुछ चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है। अगर कन्फ्यूजन भी है तो भी वीडियो को 2x पर देख लेना है यार, ढंग से समझ में आ जाएगा, इतना दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं तो फिर वही तुम इसी चक्कर में पढ़ते रहोगे, बार बार पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन, ईसीआई पता 5 साल से पढ़ रहा है लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा सही। मात्र 5 घंटे का टॉपिक है, मैंने 4 क्लासेस बनाई है, एक क्लास 45 मिनट की है। ख़त्म करो इसको तुरंत यार। ठीक है, तो अब चलते हैं। गुड बाय। और अगर तुमको ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर भी चाहिए, क्योंकि मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब साथ साथ जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी ऑन कर देना, ताकि तुम्हें जब जब मैं वीडियो डालूंगा तब तक तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी देख लेना, जब तुम्हें टाइम मिले, साथ में नोटिफिकेशन आएगा तुरंत देखने बैठ जाओ। और साथ में कमेंट कर देना, ताकि यार इंगेजमेंट मिल जाता है तो यूट्यूब रेकमेंड कर देता है वीडियो को अपनी को। ठीक है, तो धन्यवाद आज का सेशन अटेंड करने के लिए। गुड बाय।